Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We have already begun chapter 3 and we have already covered Portuguese and the Dutch, and today we will be beginning with the English. Okay, let's begin. वेरी इम्पॉर्टेंट। अब जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की पूरी तरीके से बदलने वाली है। ठीक है, इंग्लिश का अराइवल होने वाला है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी बेसिकली बनती कब है? ईयर है आपका 1600। होता क्या है, जैसे इंग्लिश को पता चला कि हाँ भाई बड़ा ट्रेड प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पोर्चुगीज़ ईस्टर्न टेरिटरीज में ट्रेड करके, तो इंग्लिश को भी चाहिए कि हमें भी भैया प्रॉफिट अर्न करना है, हम भी जाएंगे। तो 1599 में एक ग्रुप है इंग्लिश मर्चेंट्स का, मतलब कई सारे मर्चेंट्स हैं, इंग्लिश मर्चेंट्स हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं और ख़ुद को क्या नाम देते हैं? मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, और मिलके एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, और 1600 में क्या होता है उसके बाद? क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है, इस टाइम पे ये क्वीन है इंग्लैंड की, ये एक चार्टर इशू करती हैं विद द राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग टू द कंपनी। मतलब इन्होंने राइट दे दिया इस कंपनी को कि हाँ आपके पास पूरा अधिकार है, जाओ ट्रेड करो और आपके पास ही अधिकार है। ये कहने का मतलब हमारे यहाँ से और कोई नहीं जाएगा, आपको हमने ये राइट दे दिया है। और इसको क्या नाम दिया? इस कंपनी को इन्होंने नाम दिया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ से हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं बेसिकली साउथ एशिया और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, और मोर प्रिसाइजली जब हम ईस्ट इंडीज़ कहते हैं तो हम जो साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स जैसे आपके इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इनकी बात हम बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडीज़ का मतलब ये है। तो क्या देखा आपने कि 1600 इज़ द ईयर जब ये फॉर्म हुई है कंपनी। वैसे तो 1599 में ये ग्रुप फॉर्म हो गया है, लेकिन जो फॉर्मल कंपनी ऑफिशियल जिसको वो राइट और चार्टर दे दिया जाता है कि हाँ जाके आप ट्रेड करो, ईस्टर्न ट्रेड करो, तो वो आपका जो ईयर है दैट इज़ 1600। ओके, ठीक है। नाउ सिंस डच वर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द ईस्ट इंडीज़, तो ईस्ट इंडीज़ मतलब इंडोनेशिया ऑब्वियसली, तो इंग्लिश जो है वो किस तरफ डाइवर्ट हो गए? वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई। और आपने देखा भी था कि 1667 में उन्होंने क्या साइन कर लिया है? काइंड ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि हाँ इंडोनेशिया पे डच का क्लेम रहेगा और इंग्लिश का क्लेम इंडिया पे रहेगा। तो वो इंडिया की तरफ अपनी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ डाइवर्ट कर देते हैं इन सर्च ऑफ व्हाट? इन सर्च ऑफ टेक्सटाइल्स स्पेशली एंड दी अदर कमोडिटीज़। ओके, okay, so let's see the question then. Your question is assess the progress of English East India Company in India. तो इसमें क्या क्या देखेंगे हम इस क्वेश्चन में? इसके क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उन्होंने वेस्ट और साउथ में कैसे अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग किया। देन हम देखेंगे उन्होंने बंगाल में कैसे अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, देन वी विल बी सीइंग फारूक सियार के फरमान की वजह से फर्दर कैसे इनका कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, इनको और कैसे प्रिविलेजेस मिलते हैं ट्रेड करने के, एंड इन दी एंड कैसे फाइनली जो है जो इंग्लिश कंपनीज हैं, दो प्रोमिनेंट आपकी मेजर इंग्लिश कंपनीज जो ट्रेड करी थी उनको मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, सो वी विल सी दैट। आइए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर फुट होल्ड इन वेस्ट एंड दी साउथ। ठीक है, अब अराइवल कब हो रहा है? कैप्टन, हमने ये पहले भी पढ़ा था, कैप्टन हॉकिंस जी आए हैं कहाँ? जहांगीर के कोर्ट में। कब? 1609 में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्या है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हो गया था बेसिकली, मैंने भी थोड़ा जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर दी थी। तो क्या है कि देखिए वो आई सूरत में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पहले मेंशन एक्चुअली कर चुके हैं कि 1608 में सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, या फिर ये कहूँ यही खुद कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत में 1608 में अराइव होते हैं, आते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि इनको पहुँचते पहुँचते 1609 हो जाता है, जहांगीर के कोर्ट में पहुँचते पहुँचते इनको 1 साल लग जाता है। तो अराइवल का जो ईयर है वो वेरी मच 1608 है, लेकिन जब ये जहांगीर के कोर्ट में पहुँचे हैं तो ये 1609 में पहुँचे हैं। तो ठीक है, दोनों को आपको डिफरेंस को याद रखना है कि 1608 में और 1609 में क्या डिफरेंस है। ओके, ठीक है, आते क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, किस लिए आ रहे हैं? ट्रेड करने आ रहे हैं। तो मिशन क्या है इनका? टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, ये चाहते थे कि हम सूरत पे एक फैक्ट्री बनाएं
और ट्रेड करें। और आपको याद होगा इस टाइम पे पोर्चुगीज़ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या पोर्चुगीज़ करने देंगे इतना इजीली ट्रेड? नहीं करने देंगे। तो इनको ऑपोजिशन मिलता है पोर्चुगीज़ से, और इसीलिए ये हॉकिंस जी, क्योंकि ये फैक्ट्री वहाँ पे बना नहीं पाते हैं, तो ये वापस चले जाते हैं। लेकिन 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 1611 में, ठीक है, वो वापस आते हैं। नॉट कैप्टन हॉकिंस नहीं आ रहे हैं, दूसरे कोई इंग्लिश आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली कंपनी वही रहेगी। और ये आके मसूलीपट्टनम में अपना ट्रेड शुरू कर देते हैं ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मसूलीपट्टनम आपका कहाँ है? नाउ रिमेंबर, आई थिंक मैंने आपको पहले अभी बता दिया है वेयर इज़ योर मसूलीपट्टनम, ठीक है। एंड ये लेटर वहाँ पर अपनी फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ईयर क्या है आपका? 1616। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मसूलीपट्टनम में आए हैं ये 1611 में, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्री उन्होंने सिर्फ 16 और 16 में ही एस्टेब्लिश कर पाई है। ओके, तो इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है, ठीक है, अब यहाँ पे अगेन यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड कि इनकी फर्स्ट फैक्ट्री 1616 में है। तो इनकी फैक्ट्री 1616 में मसूलीपट्टनम में बिल्कुल नहीं है। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट, यही आते हैं आपके कैप्टन हॉकिंस के बाद, और ये करते हैं क्या? पोर्चुगीज़ को डिफीट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे डिफीट करते हैं? सूरत में। और इससे इम्प्रेस होके जहांगीर इनको परमिशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, और फैक्ट्री ये फिर सूरत में ही एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, अंडर थॉमस ऑल्डवर्थ। तो आपके लिए जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि सूरत में ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। किसके अंडर एस्टेब्लिश करते हैं? थॉमस ऑल्डवर्थ के अंडर एस्टेब्लिश करते हैं। किसके आने के बाद? कैप्टन थॉमस बेस्ट के आने के बाद। तो प्लीज़ इनको कैप्टन हॉकिंस से कंफ्यूज नहीं करना है। और आपकी फर्स्ट फैक्ट्री क्या है? सूरत में एस्टेब्लिश हुई है, मसूलीपट्टनम में नहीं हुई है। मसूलीपट्टनम में बाद में हुई है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ है कि फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश हुई है 1611 में। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे इस लाइन को, तो ये लिखा है इन 1611 इंग्लिश हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टनम, ठीक है, एंड लेटर एस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री देयर इन 16। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1616 में इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री बनाई है, ठीक है। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस सोर्स ओनली, एंड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड प्रेफर सूरत ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1615 में क्या होता है? सर थॉमस रो, ठीक है, ये इनको एम्बेसडर बना दिया जाता है ऑफ द जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर के लिए इनको एम्बेसडर बना दिया जाता है, और ये काफ़ी जो है प्रिविलेजेस सिक्योर कर लेते हैं जहांगीर से, जहाँ पे उनको परमिशन भी मिल जाती है कि हाँ ठीक है, आगरा में फैक्ट्री बना लो, अहमदाबाद में फैक्ट्री बना लो, और ब्रॉच आपका आज के टाइम का बहरूच जो है कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में बहरूच जो है आपका, उसको ब्रॉच कहा जाता था उस टाइम पे। तो इनको परमिशंस मिल गई और भी जगह फैक्ट्री सेटल करने की, जो था आपका आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रॉच, ठीक है। तो अभी हम क्या डील कर रहे थे? हम क्या डील कर रहे थे कि प्रोग्रेस कैसी हुई है इंग्लिश कंपनी की। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पूरा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसको आपको सबको शॉर्ट में इंक्लूड करना है। तो कैसे इनको जहांगीर से प्रिविलेजेस मिल गए हैं, ठीक है, ट्रेड करने के। सेकंड है आपका आगे, और कैसे इनको सक्सेस मिलती है, फर्दर इनका कैसे कंसोलिडेशन होता है। बॉम्बे को किंग चार्ल्स टू, ये किंग है पोर्चुगल के, ये गिफ्ट कर देते हैं किसको? ये गिफ्ट कर देते हैं इंग्लिश को, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर हियर, किंग चार्ल्स जो हैं वो इंग्लैंड के किंग हैं, और किंग ऑफ पोर्चुगल इनको बॉम्बे गिफ्ट कर देते हैं। कैसे गिफ्ट करते हैं? जब किंग चार्ल्स टू मैरी कर लेते हैं पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन से 1662 में, ठीक है। तो मैरिज वैरिज का इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि हाँ, बॉम्बे जो है वो अब किसके अंडर चला गया है? किंग चार्ल्स टू, जो कि इंग्लैंड के किंग है। तो एक तरीके से इंग्लिश के अंडर बॉम्बे चला गया, जो पहले पोर्चुगीज़ की टेरिटरी थी। तो जो बचा कुचा पोर्चुगीज़ का होल्ड रह गया था इंडिया में, वो भी इस एक्सचेंज के थ्रू जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। फिर बॉम्बे को बाद में इन्होंने क्या किया? अपने हेडक्वार्टर्स बना लिया इंग्लिश ने। कहाँ का? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का, ठीक है। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का किसको हेडक्वार्टर बनाया गया? बॉम्बे को बनाया गया, ठीक है। पहले सूरत था, क्योंकि सूरत में आए थे पहले ये, लेकिन सूरत से इन्होंने बॉम्बे बना दिया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच
या फिर क्या टेरिटरी थी जिसको बनाया गया हेडक्वार्टर्स इन द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। होल ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हम वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं। ईयर क्या था आपका 1687। तो अब क्या है, अब जो थोड़ी बहुत जो राइवलरी पोर्चुगीज़ और इंग्लिश के बीच में बची थी वो ख़त्म और एक टेसिट पीस दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो अब इंग्लिश के लिए जो है रास्ता साफ हो गया आगे फर्दर जो है अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और हमने जैसे पहले मेंशन किया था एंग्लो डच जो कॉम्प्रोमाइज़ पहले ही हो गया था उसकी वजह से भी जो बाकी उनको कंपटीशन की थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इंग्लिश जो है अपने जो दो उनके राइवल्स थे दैट इज़ योर डच एंड पोर्चुगीज़, इन दोनों से उनको पूरी तरीके से छुटकारा मिल गया। अब ये बिल्कुल फ्री है इंडिया में राज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था विच वॉज योर फुट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा और सेकेंड पॉइंट में आप ये इंक्लूड कर सकते हैं और थर्ड पॉइंट हो गया आपका एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज़। ओके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या था आपका, बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया गया किंग चार्ल्स टू को और वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बॉम्बे को बना दिया गया। आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंग्लिश कंपनी की पोजीशन जो है फर्दर इम्प्रूव हो गई। कैसे, एक गोल्डन फरमान बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन फरमान इनको इशू किया गया। इंग्लिश कंपनी को एक गोल्डन फरमान मिल जाता है जो कौन इशू करते हैं, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ये गोलकोंडा आपका आज के टाइम का जो तेलंगाना है, हैदराबाद, बेसिकली हैदराबाद के अंडर में आता था ये उस टाइम पे गोलकोंडा। तो उस टाइम जो गोलकोंडा के सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, इनको गोल्डन फरमान, अब नाम से पता चल रहा है गोल्डन, गोल्डन वर्ड लगते ही मतलब ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बड़े फ़ायदे मिलने वाले इंग्लिश को। तो ये कब होता है, 1632 में गोल्डन फरमान जो है सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इनको इशू कर देते हैं। इसमें क्या है, इनको प्रिविलेज मिल जाता है कि आप बिल्कुल फ्री होके जो गोलकोंडा के पोर्ट्स हैं उन पे ट्रेड कीजिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री होकर ट्रेड कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। फिर 1639 में फर्दर इनको चंद्रगिरी के रूलर से परमिशन मिल जाती है कि हाँ आप मद्रास में एक फैक्ट्री लगा लो। ठीक है, अब चंद्रगिरी कहाँ पर है, तो चंद्रगिरी भी आपका जो है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में चंद्रगिरी आपका। और ये कहते हैं चंद्रगिरी के उस टाइम पे जो रूलर होते हैं वो भी इनको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप बनाओ फैक्ट्री, आप ट्रेड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो मद्रास में ये जो फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, मद्रास में ये जो फैक्ट्री इन्होंने लगाई है इसी का नाम बाद में पड़ जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, और अब अभी तक क्या था, क्योंकि सूरत के बाद आपको याद है कि मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है। तो मसूलीपट्टनम जो है अभी तक साउथ इंडिया में इनका हेडक्वार्टर बन गया था, ट्रेडिंग हेडक्वार्टर, लेकिन अब उसको रिप्लेस कौन करने वाला है, उसको रिप्लेस करने वाला है मद्रास, और जिसका दूसरा नाम पड़ गया है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जो इनका हेडक्वार्टर है वो क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का इनका हेडक्वार्टर कौन है, बॉम्बे। ठीक है, ओके, याद रखिएगा आप ये। ओके, ठीक है, और ये आपका जो है वो थर्ड रीज़न है कि किस तरीके से इनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिलते जा रहे हैं। पहले किसने दिया, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने, फिर किसने दिया, रूलर ऑफ चंद्रगिरी ने। ठीक है, और इंग्लिश ने फिर फर्दर और भी ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाया एंड ईस्ट में बढ़ाया इन्होंने, दैट इज़ और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, बिहार में बढ़ाया उन्होंने। हरिहरपुर और बालासोर ये दोनों उड़ीसा में हैं, आपके महानदी डेल्टा पे पड़ते हैं ये दोनों एरियाज़। यहाँ पे भी इन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी और कितने वास्ट एरिया में इनका एक्सपेंशन होता चला जा रहा है। पोर्चुगीज़ का भी था, पोर्चुगीज़ का भी पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है, पूरा कोस्टल इंडिया इन्होंने कवर करके रखा हुआ था, लेकिन इंग्लिश की तो बात ही कुछ और है और ये और भी ज़्यादा एरियाज़ को अपने अंडर में लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और आप अगर देखेंगे, नोटिस करेंगे, कंपेयर करेंगे अगर पोर्चुगीज़ को और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो पोर्चुगीज़ को शायद इतने प्रिविलेजेस नहीं मिले, उनको इतने फेवर्स नहीं मिले। और उनके हमने रीजंस भी देखे थे कि उनका ज़ील जो था क्रिश्चियनिटी को लेके, कन्वर्जन करना क्रिश्चियन फेथ में, एंड उनके एक्ट्स ऑफ पायरेसी एंड उनके एरोगेंस और उनका वायलेंस, तो ये कहीं ना कहीं कुछ रीज़न था जो अभी तक इंग्लिश नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक इंग्लिश के लिए फेवरेबल रीज़न था कि वो खुद को बेटर वे में एस्टेब्लिश कर पाए और उनको फेवर भी मिला दूसरे लोकल रूलर से, इंडिया के लोकल रूलर से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बंगाल पे। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम वेस्टर्न और
इंडिया की बात कर रहे थे, अब हम आएंगे बंगाल पर। तो बंगाल में आप सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल जो है पहले से ही बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है, एंशियंट इंडिया में भी और मिडाइवल इंडिया में भी और अभी भी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि वहाँ पे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था। तो इंग्लिश मर्चेंट्स डेफिनेटली यहाँ पे अपना फुट होल्ड बनाना चाहते थे और ट्रेड करना चाहते थे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या, हम 1651 की बात करें, इस टाइम पे शाह शुजा, ये सूबादार है, सूबादार कुछ नहीं गवर्नर होता था बंगाल के, सूबादार हैं ये, 1651 की बात करें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइम पर जो आपका मुग़ल रूलर रूल कर रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत उनकी क्रोनोलॉजी और उनके ईयर्स के बारे में आइडिया है, तो इस टाइम के पे आपके जो रूल कर रहे हैं दैट इज़ योर शाह जहाँ। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन शाहजहाँ एंड शाह शुजा। ठीक है, तो शाह शुजा तो गवर्नर है बंगाल के, और उस टाइम पे मुग़ल रूलर कौन था, आपका शाहजहाँ था। और प्लीज़ आप ये चीज़ साथ के साथ जो कनेक्ट करते जाइए कि जो जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं अभी, उस टाइम पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंटेम्प्रेरी कौन कौन से मुग़ल रूलर्स थे। जब हमने पोर्चुगीज़ की बात की थी तब भी, और इससे पहले जब हमने डच की बात की थी तब भी आपको खुद ही कनेक्ट करना है। एंड और अभी भी जब आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरे टाइमलाइन को देखेंगे, प्लीज़ कीप कनेक्टिंग कि उस पीरियड में कौन सा रूलर रहा, जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, अभी आपने ऊपर देखा ही, चलिए वो हम बाद में डील करेंगे, फारूक सियार अभी बाद में आएंगे। फिलहाल आपके लिए शाहजहाँ इंपॉर्टेंट है। तो जब शाह शुजा ने, जो गवर्नर है बंगाल के, इन्होंने ट्रेड करने के लिए इंग्लिश को कहाँ अलाउ कर दिया, बंगाल में। तो इस टाइम पे आपके रूलर हैं शाहजहाँ। ठीक है, नाउ फैक्ट्रीज बंगाल में कहाँ पे सेट हुई, हुगली में। ईयर क्या है आपका 1651। उसके बाद कासिम बाज़ार, पटना और राजमहल, ये आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बंगाल के जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज सेटअप की। उसके बाद आप देखिए कि फरमान मिलने के बाद भी, फरमान का जो प्रिविलेज ये लोग उठा रहे हैं, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस हो रहा था उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है बाय द कस्टम ऑफिसर्स इन द लोकल चेक पोस्ट। देखिए ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कहीं भी आप ट्रेड करोगे, जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो तो मिडल मैन होते हैं, और जो कस्टम ऑफिसर्स स्पेशली होते हैं वो बड़ा रोक टोक करते हैं, उनको वही अपना सेकंड ब्लैक मनी अर्न करनी होती है, 2 पैसे की कमाई करनी होती है, 2 पैसे की नहीं, सॉरी, हम 2 नंबर की कमाई करनी होती है। तो ये उनको ग्राउंड लेवल पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिल रहे थे जो उनको टोल्स की पेमेंट के लिए फोर्स करते थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए कंपनी चाहती थी कि हम जो है फोर्टिफाई कर लें। क्या फोर्टिफाई कर लें, हुगली पे जो हमारा फोर्ट, जो हमारी ट्रेडिंग फैक्ट्री बनी, हम उसको फोर्टिफाई कर लें ताकि हमें कोई भी फोर्स ना कर पाए। ठीक है, उस पर अननेसेसरी टैक्सेस देने के लिए। देखिए जब फोर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं तो अगेन फोर्टिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक नेक्स्ट लेवल है ट्रेड में, क्योंकि फोर्टिफाई करने के बाद आपका एक तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी एरिया आपने फोर्टिफाई कर लिया, मतलब वॉल्स एक तरीके से बना ले कि हाँ ये मेरा ट्रेडिंग एरिया है, तो उसके बाद फिर किसी का जोर नहीं चलेगा आप पे, सिर्फ आपकी ही पॉलिसीज़ और आपके ही रूल्स चलेंगे। तो कंपनी, इंग्लिश कंपनी यही चाहती थी कि हम हुगली को फोर्टिफाई कर लें और कोई हमको टैक्सेस के लिए फोर्स ना कर पाए। ठीक है, तो विलियम हेज आपके जो हैं ये फर्स्ट एजेंट हैं और गवर्नर हैं कंपनी के बंगाल में। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आपने इनका नाम कम सुना होगा, आपने विलियम बेंटिंग सुना होगा, ठीक है, लेकिन विलियम हेज नहीं सुना होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बंगाल में पहले एजेंट थे और गवर्नर थे, किसके, कंपनी के बंगाल में। ठीक है, इन्होंने कहा शाइस्ता खान से, ये इस टाइम पे मुगल गवर्नर है बंगाल की। ठीक है, इससे पहले शाह शुजा थे, अब शाह शुजा के बाद शाइस्ता खान आ गए। तो ये कहते हैं, अपील करते जाके शाइस्ता खान से कि शाइस्ता जी आप मुझे जो है फोर्टिफाई करने की परमिशन दे दो हुगली को। लेकिन शाइस्ता खान जी नहीं मानते हैं, इस अपील में कुछ भी नहीं निकलता है और इनफैक्ट हॉस्टिलिटीज़ और क्रिएट हो जाती है इंग्लिश और मुगल्स के बीच में। एंड उसके बाद फिर ऑब्वियसली मुगल्स क्या करेंगे, इसको सैक कर लेंगे, हुगली को सैक कर लेंगे, वो नहीं देंगे इस एरिया को इतना ईजिली इंग्लिश को, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अब यहाँ से जाके जो है थोड़ी बहुत राइवलरी, थोड़ी बहुत हॉस्टिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। एंड ये कहीं ना कहीं प्रिल्यूड है
एक चिंगारी की तरह काम करेगा आगे आने वाले मेजर वॉर्स में। ओके, तो इंग्लिश भी रिटेलिएट करते हैं जब हुगली को कैप्चर करते हैं मुगल्स, तो इंग्लिश भी रिटेलिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कैप्चर करेंगे क्या, इम्पीरियल फोर्स, मतलब मुगल के फोर्स, थाना वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। बंगाल में ही है ये सारी जगह, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और आपका ईस्ट मिदनापुर है, यहाँ के जो फोर्ट्स हैं, जो मुगल के फोर्ट्स हैं, ये उनको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से पहले तो उनको प्रिविलेजेस बंगाल में भी मिल जाते, लेकिन अब राइवलरी क्रिएट हो गई है। तो फुट होल्ड के लिए बंगाल में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है आपका कि बंगाल में ट्रेड करने की इनको परमिशन मिल गई है हुगली में। सेकंड आपका इनको फरमान्स मिल गए हैं, ठीक है, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस अगेन। और उसके बाद आपका ये जो राइवलरी ब्रेकआउट हो गई है। ओके, ठीक है, लेकिन इंग्लिश को अभी क्या है, हुगली छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक इंग्लिश जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं कि इंपीरियल फोर्सेस को, मुगल फोर्सेस को अपोज कर पाएँ, ठीक है, उनको टक्कर दे पाएँ। तो मुगल रेड के बाद जॉब चारनॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन है ये, ठीक है, इनकी वजह से ही बंगाल वापस इनके हाथ में आ जाता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो जॉब चारनॉक जी क्या करते हैं, कंपनी के ही एजेंट हैं ये नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं, किसके साथ, मुगल्स के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि हमको जो है, कहते क्या है, मतलब इनका एजेंडा होता है कि वापस से अपने जो खोए हुए टेरिटरीज़ हैं, लॉस्ट टेरिटरीज़ हैं, वो वापस से एक्वायर की जाएँ। तो ये सूता नदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है बंगाल में, तो ये चाहते हैं कि सूता नदी हमारे अंडर में आ जाए। तो चारनॉक जी एक ट्रीटी साइन करते हैं मुगल्स के साथ, ईयर है आपका 1690 में पहुंच गए हम, और ये सूता नदी वापस पहुंच जाते हैं 1690 में। मतलब जो भाग गए थे हुगली छोड़ के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी वो वापस से बंगाल में आ गई, लेकिन दूसरी जगह आ गई जिसका नाम है सूता नदी। ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं एक साल बाद ही 1691 में, और एक इम्पीरियल फर्मा जारी हो जाता है जहाँ पे परमिट कर दिया जाता है इंग्लिश को कि आप, ठीक है, बंगाल में जो है ट्रेड कर सकते हो, कंटिन्यूसली ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद 1698 में इंग्लिश जो है फर्दर इनको परमिशन मिल जाती है, किस चीज़ की, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अब इनका जो है पूरा अच्छे से राज चलने वाला है बंगाल के एरियाज़ में, कि 3 आपके मेजर विलेजेस हैं, सूतानती, गोविंदपुर और कलिकाता, जिसको काली घाट भी कहा जाता है। इन तीनों की जमींदारी मिल जाती है। अब जमींदारी का मतलब समझ रहे हैं, जमींदारी का मतलब है कि एक तरीके से डायरेक्टली ना से, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्शन की पावर मिल जाती है इनको। जमींदारी का मतलब है कि उनके अंडर जो है वो लैंड्स आ गई हैं, मेजर लैंड्स आ गई हैं, ठीक है, तो ये इनको यहाँ पे राइट्स मिल जाते हैं। और जब फोर्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है, इन एरियाज़ को जब भी फोर्टिफाई कर लेते तो उसका नाम पड़ जाता है फोर्ट विलियम। ईयर क्या है, 1700, और अब ये ईस्टर्न प्रेसिडेंसी की सीट बन गई है, ठीक है, और यहाँ पे सर चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फोर्ट विलियम। और क्या 3 इंपॉर्टेंट आपकी टेरिटरीज हैं, सूतानती, गोविंदपुर एंड सूतानती, गोविंदपुर एंड कलिकत, ठीक है, इन तीनों विलेजेस की इनको जमींदारी मिल जाती है। तो रिवाइज करें ज़रा एक बार, ठीक है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी हेडक्वार्टर्स सूरत पहले, लेकिन बाद में कहाँ शिफ्ट हो गया, बॉम्बे। फिर आप नीचे आ जाओ ज़रा साउथ में और थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपके साउथ इंडिया में हेडक्वार्टर्स, हाँ हाँ, थोड़ा सा रिकॉल करो ज़रा, हाँ जी, आया याद, विच वॉज योर फोर्ट, यस यस, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, और आपका यहाँ बंगाल में कौन सा प्रेसिडेंसी सीट बन गया आपका, फोर्ट विलियम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं तीनों होना है इन तीनों हेडक्वार्टर्स में, और स्पेशली फोर्ट सेंट जॉर्ज में, और फोर्ट विलियम आपको याद रखना है कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स थे किसके, फुट होल्ड्स इन दी बंगाल। हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए, इसको आप 4th नेम कर लीजिए, एंड देन यू हैव योर, दिस इज एज 5th। ये जो 3rd पॉइंट है आपका, लेट मी इरेज इट, ठीक है। अब हम आते हैं फारूक सियार के फरमान पर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फारूक सियार जी हैं जो इस टाइम पर मुगल रूलर हैं, रूल कर रहे हैं। हम आ गए कौन से ईयर में, 1715 में आ गए, दैट इज़ अर्ली 18th सेंचुरी में हम पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 1715 में क्या होता है कि इंग्लिश मिशन फिर से जाता है जॉन सरमन के अंडर, कहाँ पे जाता है, मुगल एम्परर फारूक सियार के कोर्ट में। तो वहाँ पे फिर से वही एक ही चीज़, फरमान, प्रिविलेजेस चाहिए कंपनी को, मिल भी जाते हैं, बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे उनको वैल्यूएबल प्रिविलेजेस मिल गए, कहाँ कहाँ ट्रेड करने के, बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में। ठीक है, तो ये जो 3 फर्दर इनको और अच्छे फरमान्स मिल गए और बेटर प्रिविलेजेस मिल गए हैं। बंगाल में तो वो कर ही रहे थे, कुछ और एरियाज बस एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गए, प्लस गुजरात और हैदराबाद में भी इनको मिल गए। ठीक है, और ये जो फरमान्स हैं इनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैग्ना कार्टा कहा गया है ये फरमान्स को, किन फरमान्स को, जो बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में मिले हैं। किसके थ्रू मिले हैं? फारूक सियार जी के थ्रू मिले हैं। किसको मिले हैं? जॉन सरमन जी को मिले हैं। ठीक है, अब ये जो इनको फरमान्स मिल गए हैं, इनके अंडर इनको क्या क्या प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं। पहला है कि बंगाल में कंपनी जो है इंपोर्ट कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है और कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, एक्सेप्ट उनको बस एक 3000 रुपीज़ की एनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, एनुअल पेमेंट थी। जितना प्रॉफिटेबल ट्रेड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा था उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। देख रहे हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सेकंड क्या है कि आप दस्तक मतलब पासेस इशू कर सकते हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स। ये जो गुड्स जिसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिल गया है इनको, उसके लिए ये पासेस इशू कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई और अगर मर्चेंट है, कोई और अगर ट्रेडर है, उसको अगर ट्रेड करना है इन कमोडिटीज़ तो ये कंपनी उनको पासेस दे रही है। सोचिए, मतलब किसके अंडर में ये कंट्रोल आ गया? कंपनी के अंडर में कंट्रोल आ गया ये। उसके बाद कंपनी को परमिट कर दिया गया है कि आप और भी ज़्यादा लैंड्स को रेंट कर सकते हो कैलकाटा में। और आपको फोर्थ क्या है कि हैदराबाद में कंपनी जो एग्जिस्टिंग उनके प्रिविलेजेस थे, जहाँ पे उनको ड्यूटीज़, फ्री ड्यूटी ट्रेड चल रहा था उनका, और रेंट भी उनको जो पे करना था वो सिर्फ मद्रास के लिए उनको पे करना था। तो ये सब ठीक है, पहले से चल रहा था, ये ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद सूरत में क्या हुआ? सूरत में भी इनको टैक्सेस, लेवी ऑफ ड्यूटीज से एग्जेम्पशन मिल गई। और फिर coins of the company minted at Bombay were to have currency throughout the Mughal Empire. Very important. सोचिए, मतलब अगर किसी की खुद की करेंसी ही शुरू हो जाएगी तो फिर क्या ही बचा रूल एस्टेब्लिश करने में, फिर तो कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो फरमान्स आपको मिले थे फारूक सियार से उसके अंडर। और इस पॉइंट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, दिस वन एज द फर्स्ट पॉइंट। फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या टर्म्स थे फरमान्स के अंडर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मेजर इसमें था कि कैसे उन्होंने और फर्दर फरमान्स को लेके अपने पोर्ट्स, अपने फैक्ट्रीज़ को और अपने सेटलमेंट्स को और फर्दर कंसोलिडेट किया। ये बॉक्स को हम ज़रा बाद में देखेंगे, हम एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इनके प्रोग्रेस, सक्सेसफुल प्रोग्रेस में, दैट इज़ योर मर्जिंग ऑफ द टू कंपनीज़। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब आपको पता है जब क्वीन एलिजाबेथ वन ने चार्टर इशू किया था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स दे दिए थे, तो आपको ध्यान होगा वो एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को जो है ट्रेड करने का राइट नहीं मिला इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ? इंग्लैंड से इंडिया में ट्रेड करने का राइट नहीं मिला। लेकिन अब ये देखते हुए जो बाकी की वहाँ की ट्रेडिंग कंपनीज थी और मर्चेंट्स थे, क्या उनको पसंद आएगा? डेफिनेटली नहीं, वो भी अपोज करेंगे। तो अपोजिशन चल रहा है, तो एक राइवल कंपनी बन गई। ठीक है, एक राइवल कंपनी बन गई और ये औरंगज़ेब के कोर्ट में गए और वहाँ उन्होंने कोशिश की कि हमको कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिल जाएं, लेकिन ये कंपनी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और बाद में जब क्राउन से, मतलब क्वीन एलिजाबेथ से और वहाँ की पार्लियामेंट से जब प्रेशर आता है, तो ये जो फेल्ड कंपनी है और जो पहले से कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया की ट्रेड कर रही थी, उन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। ईयर क्या है आपका? 1708। और इस नई कंपनी का टाइटल होता है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, याद रखना है आपको कि इंग्लिश कंपनी पहले से ही वो ग्रुप ऑफ कंपनीज था, लेकिन फिर बाद में तो वो सिंगल एंटिटी बन गया और बाद में आके एक और नई कंपनी के साथ उसका मर्जर हो गया, जब उसका नया नाम पड़ गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। तो यही जो है, यही हम इसी कंपनी को बेसिकली जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। हमें इंग्लिश भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पता चल जाता है कि हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, जो 1708 से
1873 तक इंडिया में ट्रेड करने वाली और इनडायरेक्टली रूल भी करने वाली है और अपना ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करने वाली है, ठीक है। ओके, सो लेट मी शो यू द इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेटलमेंट्स इन इंडिया। फर्स्ट वन इज़ योर सूरत, देन है आपका बॉम्बे, देन यू हैव योर मद्रास एंड यू हैव योर विशाखापट्टनम, कैलकटा एंड हुगली। देखिए, इंग्लिश की 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, विच वॉज योर दिस बॉम्बे, ठीक है, और महाराष्ट्र, दैट इज़ यू कैन से, और उसके जो नियर बाय एरियाज़ हैं, हैव योर मद्रास, ठीक है, चेन्नई एंड ऑल, एंड योर होल बंगाल। ये इनके 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थे, और इसके जो भी नियर बाई एरियाज थे, एंड लेटर ऑन इन्होंने कैसे इन तीनों ही मेजर प्रेसिडेंसी से होल ऑफ द इंडिया कवर कर लिया था। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, and we have completed English today, and in the next lecture we will be moving ahead with the French and the remaining East India companies. Okay, see you in the next lecture. Thank you.